ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤਰੱਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਇਲਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪੀਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ 6 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜੇ ਅਸੀਂ 2022 ਨੂੰ ਆਂਕ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 1 ਜਨਵਰੀ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2022 ਦੇ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ 22 ਦੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਔਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਲਤ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਾਲਜ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਫਸ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ, ਚੰਗਾ ਕਾਲਜ, ਚੰਗਾ ਕੋਰਸ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਚੋਪੜਾ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਣਵੀਰ ਮੈਮ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਨਵਰੀ ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 8 ਮਹੀਨੇ ਹਲੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਨੇ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨਟੇਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਨਵਰੀ ਬਸ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਧਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਦਾਖਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕੀ ਦਾਖਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ? ਦੂਸਰਾ, ਕੀ ਇਹ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਤੋਂ दाखिला लेके एप्लीकेशन पा के वीज़ा लेके रख लेना? देखिए रणवीर सर, ऐसा है कि वी ऑल नो कि जो कनाडा के इंटेक्स हैं वो बहुत ही एडवांस लेवल पे चल रहे हैं, पर्टिकुलरली पोस्ट कोविड इफेक्ट यही है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी दिस इज़ द राइट टाइम जब आपको अपनी एप्लीकेशन है जो है वो प्रोसेस कर लेनी चाहिए। सितंबर 2022 के लिए आज की डेट में सारे कॉलेजेस, ऑलमोस्ट ऑल द कॉलेजेस आर ओपन, ऑल यूनिवर्सिटीज़ आर ओपन। और स्टूडेंट को माइंड में ये नहीं रखना चाहिए कि आप अभी भी टाइम वेस्ट कर सकते हो या अभी भी विंडो शॉपिंग कर सकते हो। यू स्टिल हैव टाइम, 3-4 महीने, फिर जाके आप सितंबर का प्लान करोगे तो ये चीज़ जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है। आपको इमीडिएटली अपने ऑफ़र लेटर्स जो हैं वो प्रोसेस करने चाहिए, अपनी सीट सिक्योर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश अभी भी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन लोगों ने डेफर से अप्लाई किए हैं, या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका रिफ्यूज़ल हम लोगों ने पास्ट में देखा है, उन लोगों ने अकामोडेट होना है। जो बच्चे मई में भी नहीं अकामोडेट हो पाए हैं, सभी के लिए सितंबर 2022 इनटेक है। दिस इज़ अ वेरी हैवी एंड बिग इनटेक, मेन इनटेक ऑफ द ईयर। तो जितना जल्दी हो सकता है आप अपने ऑफर लेटर्स अप्लाई कीजिए। एडिशनली मुझे एक और चीज़ कहनी है कि स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कंफ्यूज रहते हैं अपने ऑफर लेटर्स को लेके, इनटेक्स को लेके, और जो एग्जिस्टिंग इनटेक्स हैं उनको टारगेट ना करके नेक्स्ट इनटेक को स्टूडेंट जो है वो कंसिडर करता है, उसके बारे में क्वेश्चन पुट करता है। सो इनफैक्ट आई हैव सम स्टूडेंट्स जो हम लोगों से जनवरी 2023 के एडमिशन्स के भी क्वेश्चंस करते हैं और जो एग्जिस्टिंग इनटेक्स हैं उनको नेग्लेक्ट करते हैं। सो ऐसे स्टूडेंट्स को मुझे ये कहना है, मई 2022 में भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स अभी ओपन हैं डिफरेंट प्रोविंसेस में, डिफरेंट कॉलेजेस में, लेकिन कंडीशन ये है कि मई 2022 में आप तभी अकामोडेट हो पाएंगे अगर आप अपने आप को फ्लेक्सिबल रखते हैं, ओपन अप रखते हैं और एक पर्टिकुलर कॉलेज कोर्स से जुड़े हुए नहीं रहते हैं। सो छोटा सा अलर्ट मुझे ज़रूर देना है कि मई 2022 में सेंट लॉरेंस ने अपने एडमिशन्स फिर से खोले हैं। कॉमर्स और नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो रीओपन हुए हैं। जो बच्चे कंप्लीट, जिनके डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रोफाइल्स रेडी हैं, इमीडिएटली अपने ऑफर लेटर सेंट लॉरेंस मई इनटेक के लिए डालिए। गवर्नमेंट कॉलेज है, रेप्यूटेड कॉलेज है, वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है और आपके जो ऑफर लेटर्स हैं वो विद इन अ वीक और 10 डेज, मैक्सिमम 15 डेज में रिज्यूम होंगे, कीपिंग दिस इन माइंड कि मई इनटेक के ऑफर्स हैं। फ्यू प्रोग्राम्स आई वांट टू हाईलाइट। मेडिकल स्टूडेंट जो है उनके प्रोग्राम्स का बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन रहता है। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ सर्विसेज, ग्रेड 12 मेडिकल स्टूडेंट्स जो
जो हैं वो इस प्रोग्राम के लिए अपना ऑफ़र प्रोसेस कर सकते हैं। नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का जो कोर्स है वो रीओपन किया है सेंट लॉरेंस ने। बिजनेस अकाउंटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, मैकेनिकल टेक्नीशियन, सो दीज आर सच प्रोग्राम्स विच आर ओपन फॉर मई इनटेक। कैपिलानो यूनिवर्सिटी ने भी अपने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो मई के लिए ओपन किए हैं। ये प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, दीज आर द डिमांडिंग यूनिवर्सिटीज। अच्छे रैंक वाली यूनिवर्सिटी है ब्रिटिश कोलंबिया की कैपिलानो यूनिवर्सिटी। एसोसिएट ऑफ आर्ट्स, जनरल, इंग्लिश एंड साइकोलॉजी की स्पेशलाइजेशन के साथ 2 साल का डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री प्रोग्राम है जो ओपन हुआ है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। एंड जो मेडिकल नॉन मेडिकल स्ट्रीम है उसके लिए एसोसिएट ऑफ साइंस प्रोग्राम भी जो है वो ओपन हुआ है, बायोलॉजी के साथ भी ओपन है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, टूरिज्म मैनेजमेंट, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। सो दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल कि मई इनटेक में भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स ओपन हैं। इफ़ यू अप्रोच टू द राइट कंसल्टेंट, लाइसेंस्ड कंसल्टेंट जिसके डायरेक्ट टाइप्स हैं, काफ़ी वाइडर जिनका नेटवर्क है, तो वो डेफिनेटली ये ऑप्शंस आपकी तरफ जो है वो ज़रूर पहुंचा पाएंगे। सो मई को भी आप टारगेट कर सकते हैं। अदरवाइज सितंबर इनटेक के लिए सारे के सारे जो कॉलेजेस हैं डिफरेंट प्रोविंसेस में ओपन हैं। टुडे 26 जनवरी कैम्ब्रन कॉलेज के जो एडमिशन्स हैं, ओंटारियो प्रोविंस का बहुत ही डिमांडिंग कॉलेज है, इसके सारे कैंपसेस के एडमिशन्स आज ओपन हो रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज है और हर एक स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम्स हैं। पोस्ट ग्रेजुएट स्पेशलाइजेशंस कैम्ब्रन कॉलेज में काफ़ी सारी हैं, सो आप कैम्ब्रन को भी टारगेट कर सकते हैं। शेरिडन कॉलेज इज़ अ वेरी डिमांडिंग कॉलेज, वेरी प्रेस्टिजियस, जिसका करिकुलम ओंटारियो में सबसे स्ट्रॉन्ग करिकुलम कंसिडर किया जाता है। सो शेरिडन में काफ़ी सारे प्रोग्राम्स ओपन हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, नेटवर्किंग से रिलेटेड, बिजनेस के डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस जो है वो शेरिडन आपको ऑफर करता है। सो शेरिडन हैज़ मेनी प्रोग्राम्स ऑन अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। सो दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स रणवीर सर, क्योंकि लिस्ट बहुत बड़ी है, कनाडा का करिकुलम बहुत बड़ा है और सितंबर मेन इनटेक है। काफ़ी सारे ऑप्शन स्टूडेंट्स के लिए हो सकते हैं, हर स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन अगर आप डिले करते हैं अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस करना तो डेफिनेटली आप एक चॉइस का कोर्स जो है वो रिटेन नहीं कर पाएंगे। ਹੋਰ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਐਮਬੈਸੀ ਲਈ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਜਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੈਕਲੌਗ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਬੈਕਲੌਗ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹ ਲੇਟ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਇਨਟੇਕ ਲੈ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ 7-7 ਮਹੀਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ 1 ਸਾਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਤਾਂ जितना जल्दी इनटेक मिल जाए उतना जल्दी फायदा है इस चीज़ का। रणवीर सर डेफिनेटली जितना जल्दी आप इनटेक लेते हैं, ऑफर लेटर रिटेन करते हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं, उतना ही जल्दी आपको रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल सिनेरियो की अगर हम बात करें और ओवरऑल रिजल्ट्स को अगर हम देखें तो वी वुड सी कि जो रीसेंट एप्लीकेशंस हैं ज़्यादा उनको जो है वो जल्दी रिस्पांस मिला है। जो थोड़े पुराने एप्लीकेशंस हैं या सितंबर 2021 वाले जो वीज़ाज़ हैं या जनवरी 2022 वाले जो एप्लीकेशंस हैं वो स्लो हैं। जो फ्रेश एप्लीकेशंस हैं उन पे कहीं ना कहीं रिजल्ट जल्दी है, जो पुराने बैकलॉग्स हैं वो अभी भी लिंगर ऑन हुए जा रहे हैं। सो दिस एक इंडिकेशन है, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਊਗੀ, पर वो मेरे ख्याल नवे स्टूडेंट्स को परेशान नहीं करना चाहते। डेफिनेटली मुझे लगता है कि यही पॉलिसी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो कर रहा है और स्टूडेंट को भी माइंड में रखना चाहिए। ऑलरेडी इतना लंबा चौड़ा बैकलॉग है, सो जो फ्रेश एप्लीकेशंस हैं उनको स्ट्रगल ना करवा के उनको जल्दी आंसर करने की पॉलिसी ज़रूर हाई कमीशन फॉलो कर रहा है। साइमल्टेनियसली जो पिछला बैकलॉग है उसको भी प्रोसेस किया जा रहा है। सो स्टूडेंट अपने माइंड में ये ना रखे कि जो फ्रेश इंटेक्स हैं उसकी प्रोसेसिंग टाइम्स भी जो है वो लेंदियर होंगे और रिजल्ट्स जल्दी नहीं आएंगे, और ये सोच के आप अपने इंटेक्स को शॉर्टलिस्ट ना करें, सिलेक्ट ना करें। रादर पॉलिसी ये होनी चाहिए कि जितना जल्दी हो सकता है ऑफ़र लीजिए गवर्नमेंट कॉलेज का, कोशिश कीजिए STS प्रोफाइल में वीज़ा आप डालें ताकि रिस्क ना हो किसी तरीके से रिफ्यूज़ल का और आपको ज़रूर वीज़ा मिले। क्योंकि जो कल्चर सी, ट्रेंड सी ਜਾਂ सिस्टम सी ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ। 6 ਕਾਗਜ਼ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 30 ਤੋਂ 60 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਊਟਫੁਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, 90 ਦਿਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 30 ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਡਿਊ ਟੂ ਬੈਕਲੌਗ ਪਰਸੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਆਈ ਜੀ,
14 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਜੇ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਜਾਏ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ 2 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ 2018-19 ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਬੈਠਿਆ। ਹਾਲੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋਚਾਂਗੇ, ਲੰਮਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕਾਲ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਪੌਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਹੁਣ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੈਟਰਡੇ ਔਰ ਸੰਡੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਡੈਫਰਡ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੈਕਿੰਡ ਇਹ ਹੈ ਕੋਈ ਕੀ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ, ਕੋਈ ਮੌਕਾ, ਕੋਈ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇवेंट हो रहा। सेकंड है इसी को पढ़ाई भी नहीं कर रहे सी, ये भी कारण हो सकता है रिफ्यूजल। ये आप ओपन वर्क परमिट की बात कर रहे हैं? ओपन वर्क परमिट वाली एप्लीकेशन में देखिए रणवीर जी, ओपन वर्क परमिट के जो एप्लीकेशंस हैं उसमें बहुत ही डाइसी सा रिस्पॉन्स है हाई कमीशन की तरफ से। लेकिन मैं ज़रूर व्यूअर्स को ये चीज़ बता दूं कि अगर आपका स्टूडेंट स्टडिंग नहीं है, अगर वो कॉन्टीन्यूस क्लासेस में नहीं है, तो डेफिनेटली आपका जो यहाँ वाला एप्लीकेशन है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपके स्टूडेंट ने 1 सेमेस्टर कंप्लीट करके या 2 सेमेस्टर कंप्लीट करके ड्रॉप लिया है या बीच में जो आपकी टर्म ब्रेक है, सो उसका अपडेट आपके ओपन वर्क परमिट के एप्लीकेशन में देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स मैंडेटरी, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी अगर हाई कमीशन ये ट्राई करता है, ये वेरीफाई करता है कि आपका जो स्पाउस जो कनाडा में स्टूडेंट है अगर वो रेगुलर स्टूडेंट है या नहीं, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आंसर जाता है कि ड्रॉप ऑफ है या डेफर डाला है, तो वो जस्टिफाइड नहीं होगा। वो कैटेगरी आपकी जो है वो प्रॉपर नहीं मानी जाएगी कि आप ओपन वर्क परमिट के लिए क्वालिफाई कर रहे हो। सो आपका जो स्टडिंग स्पाउस है कनाडा में वो एक्चुअली एजुकेशन में होना चाहिए। अगर उसने ड्रॉप लिया है या टर्म ब्रेक चल रहा है, तो टर्म ब्रेक का भी आपको कॉलेज की तरफ से इंडिकेशन लेटर आता है। या ड्रॉप अप अगर आप लेते हैं तो ड्रॉप का भी आप जो है वो रिक्वेस्ट फॉर्म डालते हैं या उसकी परमिशन आपको मिलती है। तो ये सारा जो डॉक्यूमेंट है वो आपकी ओपन वर्क परमिट की एप्लीकेशन के साथ अपलोड किया जाना चाहिए। आप एक बार एप्लीकेशन डाल देते हो, उसके बाद आपके स्पाउस ने ब्रेक लिया है या सेकंड सेमेस्टर क्लियर हुआ है या थर्ड में एंटर किया है या सेकंड पीजी प्रोग्राम लिया है, जो भी अपडेट्स आपके कैनेडियन स्पाउस के प्रोफाइल में हो रहे हैं वो टाइमली आपको अपने जीसीकी पोर्टल के थ्रू अपडेट करते रहना चाहिए, इवन आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन। अगर ये इंडिकेशंस आप रेगुलर बेसिस पे हाई कमीशन को देते हैं तो किसी तरीके से कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती कि आपका ओपन वर्क परमिट का जो एप्लीकेशन है वो रिफ्यूज़ हो। आप अपनी तरफ से जो है वो हाई कमीशन को अपडेट्स नहीं दे पाए हो, जिसकी वजह से आप जो है वो रिफ्यूज़ल्स लेते हो। एक सवाल हो, जो बच्चे उधर ने, ठीक है, वो इधर आउंदे ने, विआह कराया, 15 दिन, महीना, 1.5 महीना जो भी उन्होंने परिवार दे सिस्टम बनता वो वापस चले जाते हैं। एक रवायत है जी पंजाब के विच, एक हैगा कि ऑलरेडी विआहे हुए और एक व्यक्ति उधर चले गया तो दूजे ने उन्हें बुलाना है। दोवें एप्लीकेशनों च की फर्क देखते हो, की ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि मैं इस करके सवाल पूछ रहा हैं कि कोविड के दौरान एक कंसलटेंट्स ने सानू कहा कि साडी एक रिफ्यूजल आई है, सानू ये शक है कि बच्चा मतलब पहले तो कोविड च आना बड़ा मुश्किल सी, तो आया भी ना वो इस तरीके नाल आया, मसा ही फ्लाइट फ्लूट मिली और विआह करा के 15 दिन बाद वापस चला गया। कि ये जस्टिफाई नहीं कर पाया उस चीज़ को, मैरिज जेन्युइन भी हैगी है कि उन्होंने लगे कि ड्रामा रचा गया शायद कनाडा का। देखिए ऐसा नहीं है। पहले तो मैं छोटी सी क्लैरिफिकेशन दे दूं कि परमानेंट स्टेटस और टेम्परेरी स्टेटस में दोनों ही कैटेगरीज जो है वो डिफरेंट मैं स्टूडेंट की गल कर रहा हूं। सो हम स्टूडेंट की अगर हम बात करते हैं और अगर आप कनाडा से फ्लाई करके इंडिया आए हैं, शादी करके 15-20 दिन का स्टे लेके वापस चले गए हैं, समहाउ दिस इज पॉजिटिव, प्रोवाइडेड आपकी जो मैरिज है वो मैच्योर मैरिज होनी चाहिए। और हम जिस जोन में रहते हैं, वी आर इंडियंस, तो यहाँ पे कल्चर्स को, कस्टम्स को, रिचुअल्स को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। और इसी चीज़ को हम अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में या कवर लेटर, जो भी हमें कवर स्टोरी जो हम लोग लिखते हैं ओपन वर्क परमिट की एप्लीकेशन में, उसमें हाईलाइट किया जा सकता है दैट दिस वॉज द डेट गिवन बाय योर प्रीस्ट, जिसके हिसाब से आपकी मैरिज होना ज़रूरी था, या जो भी कल्चर्स हम लोग फॉलो करते हैं उस चीज़ का एडवांटेज जो है वो लिया जा सकता है। दिस इज़ नेवर हार्मफुल प्रोवाइडेड आपके पास एक जेन्युइन मैरिज का प्रूफ हो,
ये एक फुली सोशल मैरिज हो जिसमें आपकी पूरी कम्युनिटी, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स ने पार्टिसिपेट किया है, उसके पिक्चर्स, आपके मैरिज के बिल्स हो गए, आपका जो भी हनीमून पीरियड है या आपका जो भी को हैब है उसके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं अगर आपकी फाइल में लगे हैं, तो चाहे आपका 15 दिन का स्टे है वो बिल्कुल चैलेंजिंग नहीं होगा अगर आप कनाडा से आके मैरिज करते हैं। लेकिन अगर आप इंडिया में ही अपनी मैरिज प्लान करते हो एंड देन यू आर मैरिड जस्ट फॉर 15 डेज और फॉर 1 मंथ, ये कहीं ना कहीं रिस्की जरूर हो सकता है, बिकॉज इट गिव्स एन इम्प्रेशन कि आपने सिर्फ कनाडा रूट लेने के लिए, एंट्री लेने के लिए ये मैरिज प्लान की है। सो दिस मैरिज वाला जो ये ओपन वर्क परमिट वाला जो कैटेगरी है, दिस इज अ सेंसिटिव कैटेगਰੀ। ਬੜੀਆਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਤੋਂ 20 ਵਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਾਊਸ ਦਾ ਲੋਨ? देखिए ऐसा नहीं है, इसमें फैमिली का डरता है व्यक्ति कि इनको कागज ने इन्होंने पता है यही लाउंगे। रणवीर जी, हम जिस जोन में बैठे हैं वहाँ पे फैमिली कल्चर्स को बहुत ज़्यादा जो है वो ऑप्ट किया जाता है, प्रैक्टिकलिटी को इतना ज़्यादा जो है वो टारगेट नहीं किया जाता। ये कल्चर मान लिया गया है कि अगर एक बंदे का वीज़ा इस विंडो से लगा है तो सारा का सारा जो क्लैन है, कम्युनिटी है, वो वहीं जाएंगे। सो सच ऐसा होना नहीं चाहिए। रादर आपको जो है वो एक एजुकेटेड कंसल्टेंट को अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि जो एजुकेटेड लाइसेंस्ड कंसल्टेंट है, लाइसेंस्ड कंसल्टेंट की मैं बात करूंगी, वो खुद से ही बॉन्ड है कि वो आपकी एप्लीकेशन में किसी तरीके की खराबी नहीं कर सकते हैं, उसमें किस तरीके का फोर्सनेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ही हैज़ टू रिटेन हिज लाइसेंस। तो डेफिनेटली आपकी जो एप्लीकेशन है वो सही तरीके से ही प्रोसेस की जाएगी। जबकि ऐसा नहीं है कि हम लोग यूजुअली ये देखते हैं कि जो अनलाइसेंस्ड या अनस्किल्ड लोगों से जो एप्लीकेशन प्रोसेस करवाई जाती है वहाँ पे रियलिटी नहीं है, रादर आपको अट्रैक्शंस दिए जाते हैं, आपको कन्वेंस किया जाता है, और एप्लीकेशन की जो पॉजिटिव नेगेटिव हैं वो क्लियरली डिफाइन नहीं ਇਸ किए ਕਰਕੇ जाते। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੇ 2 ਲੀਟਰ ਦੇ ਡੱਬੇ ਨਾਲ, ਰੰਗ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਲੋਗੋ ਹੀ ਛਾਪਣਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਕਿੱਲ ਬੇਸਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੱਥ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ, ਉਹ ਅਜ਼ਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ सधारण ना लिया जाए एप्लीकेशन में। डेफिनेटली रणवीर जी, हम तो बहुत बार ये चीज़ बार बार अनाउंस करती हूँ मैं पर्सनली कि दिस इज़ अ वेरी लेंथी एप्लीकेशन। ये उसी लेवल की एप्लीकेशन है जैसे PR स्पाउसल फैमिली का एप्लीकेशन। सो उतने ही डॉक्यूमेंट्स ओपन वर्क परमिट वाली एप्लीकेशन में भी कंपाइल किए जाते हैं, चाहे ये मेल कैंडिडेट है या फीमेल कैंडिडेट है जिसने अप्लाई करना है। सो दोनों ही केसेस में आपकी एप्लीकेशन को बहुत सही तरीके से कंपाइल करना बहुत बड़ा चैलेंज है, और एक नॉर्मल अनएजुकेटेड बंदा इस एप्लीकेशन को सही तरीके से फाइल नहीं कर सकता है। वी हैव सीन मैनी एग्जांपल्स। सो ऐसे केस में सिर्फ ट्रायल किया जाता है आपकी एप्लीकेशन। देखो मैं एक होर भी चीज़ मनदा इस चीज़ ਨੂੰ, ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੱਲ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜੂ, ਫਿਰ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਜੂ, ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਊਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਪਾਊਸ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਪਰ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਈਪ੍ਰੈਸ ਤੁਰ ਜਾ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਬੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਮਝ ਕੇ ਔਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਤੇ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਤੇ 1.5-2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ ਹੀ ਲਾਉਣ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 1.5 ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ट्राई कर रहे हैं, की कहना चाहूँगे? ये सर, ये एट द एंड मैं मैसेज जो देना चाहती हूँ वो ऐसे स्टूडेंट्स को देना चाहती हूँ जिनका कनाडा, एज यू हैव सेड, रिफ्यूज़ हुआ है, मल्टीपल अटैम्प्ट्स हैं, आपको कनाडा का सक्सेस नहीं मिल रहा। सो ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं वो ब्लाइंड अटैम्प्ट्स करके अपने पासपोर्ट को कनाडा के लिए ख़राब मत कीजिए, रादर आप कंट्री स्विच कीजिए। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑस्ट्रेलिया ने बहुत पॉजिटिव बेनिफिशियल अनाउंसमेंट्स किए हैं, आपको इनवाइट किया है। सो आपको ऐसे केस में ऑस्ट्रेलिया प्लान कर लेना चाहिए। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, 2020, 2020, 2021 पास आउट हैं, आप ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर सकते हैं।
बहुत अच्छे अट्रैक्टिव ऑफर्स हैं कमिंग। अभी मार्च इनटेक भी है, इसके अलावा जून जुलाई इनटेक के लिए आप कर सकते हैं। सो दीज इनटेक्स आर देयर। और फ्री एप्लीकेशन फ़ी, वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी का जो है वो अनाउंसमेंट एम्बेसी ने किया है। और इसके अलावा आप अनलिमिटेड आवर्स के लिए काम कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में, प्रोवाइडेड आपको अपने कोर्स में पास होना है। मैनी अदर अट्रैक्शंस आर देयर। आपके एडिशनल पोस्ट स्टडी वर्क परमिट्स जो हैं वो अनाउंस किए गए हैं। सो इस चीज़ का एडवांटेज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लेना चाहिए। आप अगर कनाडा सक्सेसफुल नहीं हो रहे, ऑस्ट्रेलिया को टारगेट कर सकते हैं। टाइम इज़ लिमिटेड, लेकिन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हम लोगों को पर्सनली आके मिलिए या फिर दिए गए नंबर पे आप कॉल कीजिए। ऑन ट्यूसडे यू कैन मीट मी इन खन्ना एज वेल एज ऑन फ्राइडे। कल के दिन आप हमें ट्यूसडे एंड फ्राइडे वाले दिन आप खन्ना में मिल सकते हैं, अदरवाइज आप मोहाली मिलिए। व्हाट्सएप कीजिए कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स, आके आप असेसमेंट हम लोगों से ले सकते ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਜਾਂ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਓਪਨ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।